हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है विनय ने। तो थैंक यू सो मच विनय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये बात 2014 की है जब गर्मी का टाइम था और विनय का एक फार्म हाउस होता है बहुत बड़ा। वो करीबन उसके घर से 15 किलोमीटर दूर होता है। तो विनय के कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कुछ क्या 3 फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। और मतलब ये जो फैमिली फ्रेंड्स होते थे ये जब विनय बहुत छोटा था तब से इन सब की फैमिलीज़ मतलब उस फार्म हाउस में जाती थी, वहाँ पे पार्टीज़ करती थी, वहाँ पे कैंपिंग करती थी और वहाँ पे टाइम स्पेंड किया करती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया विनय उसके दोस्त बड़े होते गए। अब सब कुछ अलग हो चुका था। सारे दोस्त अलग अलग शहर में जाके जॉब कर रहे थे, सब बिजी थे अपनी लाइफ में। बट स्टिल विनय और उसके दोस्तों ने प्लान किया होता है कि यार बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं है, बहुत टाइम हो गया हम उस फार्म हाउस में नहीं गए, तो एक काम करते हैं चलो मिलते हैं एंड लेट्स प्लान आउट समथिंग। और ऐसे ही होता है। विनय और उसके वो 3 दोस्त जिनका नाम होता है अभिषेक, प्रतीक और नयन, जिसको ये सब बचपन से ही पुजारी कहते थे। तो अब ये चारों दोस्त चल पड़ते हैं फार्म हाउस की तरफ। 4 दिन की इनकी ट्रिप होती है तो पूरा सामान पैक करके जाते हैं, क्योंकि मतलब जो फार्म हाउस होता था मैंने बताया उससे 15 किलोमीटर दूर विनय का घर था और बीच में कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ जंगल ही जंगल था। तो इन सब ने सोचा था ठीक है 4 दिन हम पूरा वहाँ रहकर वापस आएंगे। सो ये जो 4 दिन की ट्रिप थी इसमें फिशिंग, कुकिंग और पास के जंगलों में कैंपिंग करने का प्लान था। अराउंड 3-4 बजे ये सारे दोस्त मिलकर रिवर साइड में फिशिंग करने निकल जाते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। 2 घंटे तक ये फिशिंग का ट्राई करते हैं और इन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली होती है। तो ये बोलते हैं चलो अब बहुत पकड़ लिया, अब सारी मछलियाँ लेकर हम चलते हैं कैंपिंग की साइड। ठीक है, ये सब जा रहे हैं कि जो नयन होता है जिसको ये सब पुजारी भी कहते हैं, उसको ना अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कि इन्हें कोई तो झाड़ियों से देख रहा हो। वेल नयन थोड़ा सा आगे चल के सारे दोस्तों को बोलता है गाइज मुझे लग रहा है हमें कोई देख रहा है। जैसे वो ये बोलता है सब हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि क्या यार तू भी इतना नहीं डरते, चल चुपचाप चल हमारे साथ, ऐसे बोल के उसे चल मतलब मजाक में लेके चल पड़ते हैं। नयन फिर बोलता है कि यार मुझे डर लग रहा है यार, सही में कोई तो है। तो सब बोलता है कि ऐसा कर, तू पुजारी है ना, 2-3 मंत्र फेंक के मारने इन सब पे, सब चले जाएंगे। और ऐसे बोल के फिर से सब चल पड़ता है। अब नयन को गट फीलिंग आ रही है कि कोई तो है, बट स्टिल नयन बता नहीं पा रहा है क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे पता है कि मेरे को सीरियसली नहीं लेने वाले। तो वो भी फिर बोलता है कि कोई नहीं चलो चलते हैं, मैं शायद गलत ही सोच रहा हूँ। और ये सब इग्नोर करके ये सब चल पड़ते हैं कैंपिंग करने के लिए। फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए। ये जगह जंगल के थोड़ा अंदर थी, फार्म हाउस से करीबन 10 किलोमीटर दूर। अभिषेक ने टेंट निकाला, तीनों दोस्त ने मिलकर टेंट सेट किया। विनय ने लकड़ियां जमा करी। अब तक शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। विनय ने लकड़ियां लेकर कैंप फायर जलाया। पुजारी और प्रतीक खाने का इंतजाम कर रहे थे और विनय और अभिषेक थक चुके थे तो वो बोन फायर के पास कैंपिंग करने के लिए बैठ चुके थे। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और जंगल में वो जो कीड़ों की आवाज़ें नहीं आती रात को, वो सब आने लग गई थी। और अब ये चारों लोग बैठे हुए हैं, बीच में बोन फायर लगी हुई है और उसके अगल बगल ये सब बैठे हुए हैं। अभिषेक जो होता है उसे हॉरर चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, हॉरर गेम्स, हॉरर स्टोरीज, इन सब में। तो अभिषेक विनय को बोलता है कि सुनना, हम कोई गेम खेलते हैं जो मतलब ऐसी स्पूकी सी गेम हो और कुछ मज़ा आएगा। ऊपर से ये जो पुजारी है ये डरता भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से, तो और डराएंगे से बड़ा मज़ा आएगा। और अभिषेक और विनय ये प्लान करते हैं कि ठीक है हम एक गेम खेलेंगे बड़ी मस्ती, जो कि थोड़ी सी स्पूकी होगी और पुजारी को डराएंगे। अभी ये लोग अपना प्लान डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी इन्हें कुछ पीछे से गिरने की आवाज़ आती है। चारों दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं। पुजारी जो कि पहले से ही इतना डरा हुआ था वो आवाज़ सुनकर तो अब और ज़्यादा डर जाता है। अभिषेक अपने बैग से टॉर्च निकालता है और जहाँ से आवाज़ आई होती है उस तरफ चल पड़ता है। टॉर्च से हर जगह लाइट मारता है, कुछ नहीं दिखता। बट देन एकदम से उसे बड़ी गंदी सी स्मेल आती है जैसे कि कोई मर गया हो। तो वो एकदम अपना ऐसे नाक ढक लेता है और थोड़ा सा आगे जाके देखता है तो कोई बिल्ली होती है जिसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। और सबको बस ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो अगर बिल्ली मतलब जो बिल्ली की डेड बॉडी है वो ऐसे पेड़ से एकदम से कैसे गिर गई। ठीक है कोई बात नहीं, ये जंगल में जानवरों का मरना ये सब थोड़ा सा नॉर्मल है। तो बिल्ली की जो डेड बॉडी है उसे थोड़ा इग्नोर करके अब वापस चल पड़ते हैं अपने टेंट के अंदर। अब रात के 10 बज रहे होते हैं। अभिषेक अपना प्लान सबको सुनाता है जो कि होता है ओइजा बोर्ड का। वेल जो पुजारी होता है वो जैसे ये प्लान सुनता है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोलता है भाई देखो ये सब मैं नहीं खेलने वाला, तुम्हें बहुत लगा है तुम्हें खेलना है, तुम खेलते रहो, मैं साइड में बैठूंगा। ये सारे फिर हंसने लग जाते हैं, क्या यार तू इतना ज़्यादा क्या डरता रहता है। पुजारी बोलता है ना इन चीज़ों से मैं मजाक नहीं करता, मैं साइड में बैठ जाऊँगा, तुम्हें खेलना है तुम खेल लो। ठीक है उसके दोस्त भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करते, वो बोलते हैं भाई पहले से डर चुका है इसे रहने दो। तो वैसे ही होता है। अब ये ओइजा बोर्ड बीच में रख के ये तीनों ऐसे मतलब बैठ चुके हैं और पुजारी अपने फ़ोन में लगा हुआ है, साइड में बैठा हुआ है। पुजारी की गट फीलिंग उसे बता रही थी कि कुछ तो अजीब होने वाला है। और अब ये तीनों ओइजा बोर्ड स्टार्ट करते हैं खेलना।
वेल अगर ब्रीफ में बताऊं तो ऐसा कहा जाता है कि जो ओइजा बोर्ड है उसकी हेल्प से हम स्पिरिट से बात कर सकते हैं, उनका प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं और हम घोस्ट को उनके प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड स्पिरिट्स विल आंसर अवर क्वेश्चंस। वेल सुनने में जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही ज़्यादा डार्क और उतना ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर ये सही में कोई खेलता है तो भाई प्लीज़ मत खेलना, और अगर कोई सोच रहा है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क टर्न्स लेने वाली हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पिरिट सच्चे होते हैं, आपका अच्छे से आंसर्स देते हैं, आपके सवालों के जो जवाब होते हैं अच्छे से देते हैं, बट कभी कभी कुछ इविल स्पिरिट्स भी आ जाते हैं जो कि अगर वो ओइजा बोर्ड के थ्रू आ गए तो वो तुम्हारी बॉडी में आने की कोशिश करेंगे, तुम्हें पोजेस करने की कोशिश करते हैं और तुम्हें हार्म करने की कोशिश करते हैं। ओइजा बोर्ड के कुछ रूल्स भी है जो कि सबको फॉलो करने होते हैं खेलने से पहले और खेलती वक्त, ताकि जो स्पिरिट्स आती है वो खेलने वालों को हार्म ना पहुंचाए। रूल नंबर 1, डू नॉट लाफ नो मैटर वट। रूल नंबर 2, डोंट आस्क द स्पिरिट हाउ दे डाइड। रूल नंबर 3, ओइजा बोर्ड पे जो खेलते वक्त हाथ रखना होता है तो एक ऐसी गिटार की पिक टाइप होती है, अगर आपको दिख रही होगी तो ऐसी सी होती है, उसके ऊपर सब अपना हाथ रखते हैं और कुछ भी हो जाए जब ये मूव करेगी हिलेगी तो कोई भी अपना हाथ हटा नहीं सकता, मतलब कि गेम लेफ्ट नहीं कर सकता। एंड रूल नंबर 4 है कि जब आपकी गेम खत्म हो जाती है, जब स्पिरिट से आपने सारे सवाल पूछ लिए, तो गेम खत्म करते वक्त हमेशा स्पिरिट्स को गुड बाय बोलना है एंड थैंक यू बोलना है, ताकि जो भी उन्होंने अपना टाइम दिया है उसके लिए तुम अप्रिशिएट करो और तुम उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि उन चारों को किसी को आइडिया नहीं होता। इन्होंने बस ओइजा बोर्ड ले आए हैं, खेलने लगे और इन्हें रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वेल पुजारी को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, बट वो फिर भी कुछ बताता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि बताने का फ़ायदा क्या है, ये लोग तो फिर मजाक उड़ाएंगे। तो अब फाइनली 11 बज गए होते हैं और ये लोग अब ये गेम खेलना शुरू करते हैं। पहले तो वो पूछते हैं कि यहाँ कोई स्पिरिट है, अगर है तो हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाएं, लेकिन कुछ नहीं होता और उनका हंसी मजाक ही चालू रहता है कि देखा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और पुजारी को बोल रहे होता है देखा फालतू में डर रहा है तो इन सब चीज़ों से, देखा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थोड़ी देर बाद फिर से वो पूछता है कि हाँ भाई है कोई यहाँ पर, कोई प्रेजेंस, कोई स्पिरिट्स है तो भाई करवाओ हमें फील। फिर कोई आंसर नहीं। फिर इन्हें ऐसे लगता है कि ये सब तो बकवास है, ऐसी तो कोई चीज़ें होती नहीं है। अब ये सब ऐसे ही पूछ रहे हैं, फालतू का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि पुजारी अब बोलता है भाई मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं थोड़ा बाहर वॉशरूम होकर आता हूँ। मेन रीज़न तो ये था कि पुजारी को वहाँ रुकना नहीं था, उसे ये सब चीज़ें नहीं देखनी थी, उसे डर लग रहा था, तो बस वो वहाँ से कैसे भी करके निकलना चाहता था, तो वॉशरूम के लिए चला जाता है। इधर टेंट में तीनों दोस्त अब सीरियसली बोर्ड पे फोकस करते हैं। वो बोर्ड को फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि तभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था जिसपे इन सब ने हाथ रखा होता है वो हिलने लग जाता है। और जैसे ही हिलता है एक दूसरे पूछते तू ही ला रहा है, नहीं तू ही ला रहा है, नहीं भाई जो भी ला रहा है मत हिलाओ, मजाक मत करो। बट ये अब हिल रहा है और ये येस नो कुछ नहीं कर रहा। मतलब अगर तुम पूछो कि कोई है प्रेजेंस फील कर रहा है तो नॉर्मल येस नो ऐसे पे चला जाता है, राइट। बट ये ऐसे हिल के 8 बना रहा होता है, 8। और कहा जाता है कि इस बोर्ड में अगर कोई 8 बना रहा है, कोई स्पिरिट्स 8 बना रही है तो वो बहुत ज़्यादा एविल और बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पिरिट है और वो आपको पोजेस करेगी, आपके साथ आपको हार्म करने की कोशिश करेगी। और इनके केस में भी ऐसा ही होता है, जो इनके हाथ होते हैं खुद मूव करने लग जाते हैं और अब ये 8 बना रहे होते हैं। अब ये सारे डर जाते हैं, ये अपना हाथ ऐसे हिलाने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, बट इनका हाथ हट ही नहीं पा रहा। इनका हाथ वही घूमे जा रहा है, और ये कॉन्टीन्यूसली 8 ऐसे ही घूमे जा रहा है। ये सब पागल हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है एकदम से। कि तभी जो अभिषेक होता है वो अपना दूसरा हाथ लेता है कि मैं ऐसे मतलब हाथ खींचूँ या बोर्ड हटा दूँ। जैसे वो हाथ ऐसे ला रहा होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है पीछे से। अभिषेक मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं, वो पुजारी होता है। और पुजारी एकदम, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई है, एकदम सीरियस तरीके से बोल रहा है कि अभी नहीं, अभी तुम ये सब नहीं रोक सकते। और अभिषेक ये देख के बड़ा डर गया क्योंकि पुजारी को इस हालत में उसने कभी देखा ही नहीं है, कभी सोच भी नहीं सकता पुजारी ऐसी हालत में था। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो बहुत टाइम से सोया ना हो, उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। अभिषेक बोल रहा है कि पुजारी तू यहाँ क्या कर रहा है, पुजारी तू ठीक है ना, तुझे क्या हो रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। और अभिषेक जैसे ही ये सब पुजारी को कह रहा है, बाकी जो 2 दोस्त है प्रतीक और विनय, वो अभिषेक को देख रहे हैं और वो डर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में अभिषेक जिससे बात कर रहा था वो वहाँ था ही नहीं। प्रतीक और विनय के पर्सपेक्टिव से अभिषेक सिर्फ हवा से बात कर रहा था, वो पीछे मुड़कर बस बोल रहा है कि पुजारी तू क्या कर रहा है, पुजारी तू कैसा है, ठीक तो है, ये सब। और टेंट में इन तीनों को छोड़कर पुजारी है ही नहीं वहाँ पर, विनय और प्रतीक को कोई दिख ही नहीं रहा, तो वो और ज़्यादा डर रहे हैं। वेल जैसे ही अभिषेक मुड़ के प्रतीक और विनय को देखता है और बोलता है कि समझाओ ना इस पुजारी को, तो वो बोलते हैं कि भाई क्या हो गया तेरे को, यहाँ पे तो हम तीनों के अलावा कोई है ही नहीं, पुजारी तो बाहर गया है वॉशरूम में। जैसे ही अभिषेक से मुड़ के देखता है पुजारी गायब होता है, पुजारी वहाँ नहीं होता। अब अभिषेक बहुत ज़्यादा डर गया है। अभिषेक को समझ आ गया कि शायद ये कुछ अजीब चीज़ें हो रही है और अभिषेक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने देखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा। और ये दोनों बिलीव नहीं कर रहे, ये सोच रहे हैं कि हमसे प्रैंक कर रहा है, तू मजाक कर रहा है ना, वो 8 का तू ही घुमा रहा था ना, सच बता
तू हमसे मजाक कर रहा है। और यहाँ अभिषेक पागल हो रहा है कि नहीं भाई सही में मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान सिर्फ खेलने का था, इससे आगे कुछ भी नहीं है, और अभी तो पुजारी भी नहीं है, हम तो उसे डरा भी नहीं सकते। तो मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी वो कह रहा है वो सच है, बट यहाँ ये दोनों ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों पे इन दोनों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होगा, और खासकर अभिषेक की साइड से आ रही हो तो, कि तभी ये बहस कर रहे होते कि तभी पुजारी एक्चुअली में आ जाता है। जैसे ही पुजारी एंटर करता है, अभिषेक एकदम मुड़ के बोलता है कि तू अभी यहाँ था ना, सच बता, 2 सेकंड पहले ही, और तू इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। पुजारी बोलता है क्या बात कर रहा है, मैं तो बाहर ही था, मैं तो तुम लोगों के इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहता था, इसलिए बाहर ही खेल रहा था, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन अब ज़्यादा रात हो गई है, थोड़े जानवरों की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं अंदर आ गया। तभी ये बोलते कि नहीं, अभिषेक बोलते नहीं भाई मैंने तुझे देखा था, मैं सच बता रहा हूँ, तू अभी पीछे खड़ा था मेरे। और ये तीनों बोल रहे हैं कि तू पागल हो गया क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। अब डर के मारे अभिषेक कांपने लग जाता है, क्योंकि अभिषेक ने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी जो उसे शायद नहीं देखनी चाहिए थी, और शायद अभिषेक को अब ये धीरे धीरे महसूस हो रहा था, उसे फील हो रहा था कि यहाँ पे और भी कोई है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा इविल है। अब जब ये सारी बहस हो रही थी ये सब, तो प्रतीक को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है भाई एक काम करते हैं, फालतू का जो बोर्ड है ना, इसी वजह से सब हो रहा है ना। वो ओइजा बोर्ड लेता है और उस पर लाइटर से मतलब आग लगा देता है। अब वो उस ओइजा बोर्ड को टेंट से बाहर फेंकने के लिए टेंट के ऐसे जिप खोलता है, और जैसे फेंकने लगता है उसे महसूस होता है कि कोई तो टेंट के बाहर खड़ा है, और वो बस टेंट की साइड ऐसे घूर रहा है। इन्हें अच्छे से दिख नहीं रहा, शैडो सी दिख रही है, रात बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब प्रतीक को भी वो चीज़ दिख रही थी। मतलब जो 5th पर्सन था, जो अभिषेक को फील हो रहा था, वो अब प्रतीक को दिख रहा था। प्रतीक ये सब इग्नोर करके जल्दी से जो ओइजा बोर्ड होता है उसको टेंट के पास जो कैंप फायर इन्होंने जलाई होती है उस साइड फेंक देता है, और उसे फेंकते ही अपना टेंट ऐसे बंद कर देता है। अब ये चारों टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, चारों दोस्त टेंट के बीच में बैठ जाते हैं। तभी बाहर से पुजारी की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई अभिषेक को बुला रहा हो, अभी, ओए अभी। और ये सुनकर चारों दोस्तों की बुरी हालत हो जाती है। कुछ समय बाद उनको बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लग जाती है, और जो भी वो आवाज़ निकाल रहा था वो टेंट के चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। अभी रात के 12 ही बजे थे, पूरी रात बाकी थी, और वो जंगल के अंदर थे जहाँ पे नो नेटवर्क, ना ही आसपास की कोई बस्ती, मतलब कि पूरे जंगल में बस ये 4 लोग अकेले थे। और जो भी बाहर स्पिरिट थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इविल थी। चारों ने सारी रात टेंट में इंतज़ार किया। वो जो डरावनी आवाज़ें थी वो लगभग 3 घंटे तक लगातार आ रही थी। 3:30 के अराउंड वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है। ये चारों अभी भी जगे हुए थे, इनमें से कोई भी नहीं सोया हुआ था। जैसे ही 5 बजते हैं, सूरज की रोशनी आती है, इन्हें लगता है कि ठीक है अब बाहर हम जा सकते हैं। कि छत से उठ के टेंट खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब ये जल्दी जल्दी सारा सामान उठा के टेंट को पैक कर रहे हैं, और बस सब कुछ पैक करके अब जाने लगते हैं कि ये सब एक बहुत डरावनी सी चीज़ नोटिस करते हैं। जहाँ ये लोग बोन फायर कर रहे थे, जहाँ आग लगाई थी, उसके अराउंड 2 सर्कल बने हुए होते हैं, और जो वो 2 सर्कल थे उनमें 4 बिल्लियों के कटे हुए सर रखे हुए थे। एंड द मोस्ट टेरिफाइंग पार्ट इसकी, जब ये ओइजा बोर्ड में गेम खेल रहे थे तो जैसे चारों लोग बैठे हुए थे, मतलब प्रतीक यहाँ बीच में बैठा हुआ था, विनय यहाँ पे था, अभिषेक यहाँ था, और जो अपना मतलब पुजारी था वो थोड़ा सा दूर फ़ोन में लगा हुआ था। तो ऐसे बैठे हुए थे, उसी सेम सीक्वेंस में वो 4 सर रखे हुए थे। जैसे कि मान लो वो सर बिल्लियों के नहीं, ऐसा मानो कि इन्हीं के ही है, मतलब इस तरीके से वो सेम सीक्वेंस में रखे गए थे। ये देखते ये चारों भागते हैं सीधा फार्म हाउस की तरफ, एंड लकीली ये फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। इनमें से किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई होती, सब कोई ज़िंदा होता है और कोई ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ होता। अब ये फार्म हाउस में जैसे ही आते हैं, ये बात ये अपने कुक को बताते हैं, मतलब कुक वहाँ पे ही होता है, तो उसे बताते हैं कि हमने आज रात को ऐसी चीज़ें देखी थी। और जब वो कुक ये पूरी बातें सुनता है, तब वो इनसे कहता है कि साहब आपको पता नहीं है आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो आप वहाँ से ज़िंदा वापस आ गए हैं, क्योंकि इस जंगल के बहुत ज़्यादा गहरे राज हैं। और जो कुक होता है वो इस जंगल के राज बताता है, और ये राज जानने के बाद सब डॉट से डॉट कनेक्ट करके अब चीज़ें सेंस बना रही थी। सो जो जंगल की राज होते हैं वो होते हैं कि आज से करीबन 120 साल पहले नदी के किनारे जहाँ विनय और उसके दोस्त फिशिंग करने गए थे, वहाँ पे आदिवासी फैमिलीज रहा करती थी। फैमिलीज जंगल से ही अपनी लाइफ का गुजारा करती थी। बहुत ही पीसफुल लोग थे जो कि बस अपने काम से काम रखते थे, और वो बहुत शांत स्वभाव के लोग थे सारे। वो प्रकृति के नियमों को बहुत मानते थे। जंगल में एक देवी की पूजा करते थे। उनका कहना था कि देवी को खुश करने के लिए जंगली जो बिल्लियाँ होती है उनकी बलियां दी जाती थी। अगर ऐसा नहीं किया तो देवी प्रकोपित हो जाएगी, और उनका जो प्रकोप है वो बस्ती के लोगों पर उतरेगा। ऐसे ही एक साल क्या होता है कि अब बिल्कुल बारिश नहीं हुई होती, पूरा सूखा पड़ गया होता है, जिसकी वजह से पूरे खेत फसल सब उजड़ गए होते हैं, और जो बाकी जानवर होते हैं वो भी प्यास के मारे वहाँ पे मर रहे होते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये शायद देवी का प्रकोप है, शायद देवी हमसे गुस्सा है।
और एक इंसान वहाँ पे जो कि वहाँ का मुखिया होता है, उसे लगता है शायद देवी को अब बिल्लियों से भी ज़्यादा कुछ चाहिए, और वो ऐसा बोलता है कि शायद अब देवी को सिर्फ बिल्लियों की बलि नहीं बल्कि इंसानों की भी बलि चाहिए। इसलिए मुखिया बस्ती के एक फैमिली को चूज़ करता है और रातों रात फैमिली के 4 लोगों को मारकर उनके सर अलग कर कर वो देवी के मंदिर में रख देता है। ये देखकर देवी गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और तभी वो उस मुखिया को उन मासूम लोगों की जान लेने पर श्राप दे देती है कि उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी। जैसे इन लोगों को उसने तड़पाया है वैसे ही वो जीवन भर और इनफैक्ट मरने के बाद भी तड़पेगा। अब वहाँ पे इतना सूखा पड़ गया होता है कि सारी बस्ती वहाँ से मूव आउट कर जाती है, वो कहीं और जाके बसने लग जाती है। बट जो वो मुखिया होता है वो नहीं जाता, वो तब भी उस मंदिर में ही रहता था, अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए, वो देवी को खुश करने के लिए वहाँ पे सेवा कर रहा होता है देवी की, कि शायद देवी खुश होकर अपना श्राप वापस ले ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, देवी फिर से कभी दिखाई नहीं दी, और जो मुखिया था वो श्राप के डर से पागल हो जाता है और वो देवी के मंदिर के सामने ही अपने आप को आग लगा देता है। आगे कुक बताता है कि आप चारों दोस्त जहाँ पर गए थे, जहाँ पर आपने टेंट लगाया था, जहाँ पे आपने आग जलाई थी, सेम उसी स्पॉट पर देवी जी का मंदिर हुआ करता था। और जो स्पिरिट्स आपको मिली थी जिसने बिल्लियों के सर काट के रखे थे, वो शायद उसी मुखिया की थी। कहा जाता है कि वो आज भी उसी मंदिर के आसपास घूमता है। मंदिर तो नहीं रहा, बट मुखिया और जो उसकी आत्मा है वो अभी भी वहाँ घूमती रहती है, देवी को प्रसन्न करने के लिए और जो उसे श्राप मिला है उसको ख़त्म करने के लिए। और शायद इसीलिए वो इन चारों को हार्म नहीं कर पाया, क्योंकि पहले जिन 4 फैमिली मेम्बर्स को मारा था उसका श्राप उसे अभी तक मिल रहा था, तो अब वो और इंसानों को हार्म नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए उसने इन चारों को बिल्कुल हार्म नहीं किया। अब ये सब सुनकर ये चारों बहुत ज़्यादा शॉक थे, बहुत ज़्यादा खौफ में थे। चारों डिसाइड करते हैं कि आज से कभी हम नाइट कैंपिंग नहीं करेंगे, फार्म हाउस में उसी दिन पैकिंग वैकिंग करके ये सब बोलते हैं फार्म हाउस में अब बाद में आएंगे कभी, अभी हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो बस यहाँ से चलते हैं। अब ये सब चल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ। सब बहुत अलग एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जा रहे थे, आए थे बहुत खुशी खुशी, बहुत एक्साइटमेंट में, बट जा रहे हैं बहुत खौफ के साथ, जो भी इन सब के साथ हुआ उसके साथ। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बदली थी वो ये थी कि आते वक्त सब पुजारी का मजाक उड़ा रहे थे, और अब जाते वक्त पुजारी इन सब का मजाक उड़ा रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक्स विनय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबके पास भी अपनी कोई स्टोरी है तो आप सब आकर मुझसे मेल पर शेयर कर सकते हैं। आई नो आप सब ने मुझसे ऑलरेडी मेल पर शेयर किया हुआ है और मैं धीरे धीरे उन्हें पढ़ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सारे प्यार दिया और आपने इतने सारी स्टोरी शेयर करी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वंस अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपना एक और चैनल खोलने वाला हूँ। मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है लेटली कि आई नो आप सब मेरी वीडियोस का बहुत इंतज़ार करते हो और बहुत प्यार देते हो, बट एक जो कनेक्शन होता है ना अपनी ऑडियंस के साथ, मुझे वो बनाना है आप सबके साथ। तो मैं एक नया चैनल चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम्स किया करूँगा, जिसमें आप सबसे बात किया करूँगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। वो थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप होगा, बहुत डार्क हो गया। एक चैनल डार्क है, एक चैनल हॉरर है, तो मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला भी चैनल हो। तो वो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ। जैसे मैं बनाऊँगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी आना। और वहाँ पे हम चिल क्या करेंगे, मतलब उसका पूरा थीम ही वैसा है जहाँ हम चिल करें, कोई ऐसी डार्क चीज़ें नहीं, हॉरर नहीं, बस आराम से बैठे और बातें करें, मज़े करें। सो जब मैं वो बनाऊँगा मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।